हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नासागत रोग में प्रतिश्याय की। तो प्रतिश्याय हमारे NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग 35 यानी चैप्टर है, 35th चैप्टर है। तो इसे हम आज पूरा पढ़ेंगे और हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतिश्याय से। तो प्रतिश्याय की निरुक्ति, परिभाषा और वर्गीकरण। निरुक्ति एज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, तो हम सीधा परिभाषा से ही शुरू करते हैं। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार जब कुपित हुए वात आदि दोष नासा मार्ग का आश्रय लेकर निरंतर स्राव उत्पन्न करते हैं तो उसे प्रतिश्याय कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसका मतलब बताओ, तो हम कहेंगे कि जब वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं और नासा मार्ग में आश्रित हो जाते हैं और लगातार स्राव उत्पन्न करते हैं तो उसे ही प्रतिश्याय कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में इसका स्पष्ट विवेचन किया है कि वायु को प्रधान मानकर समस्त दोष वात, पित्त और कफ प्रकोपित होकर जब शिरोभाग से नासा मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं तब तथा नासा द्वार को दूषित करते हैं, तब उस व्याधि को प्रतिश्याय, कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस की संज्ञा दी जाती है। तो वात, पित्त, कफ जब प्रकोपित हो जाते हैं तो शिरोभाग से नासा मार्ग की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं, आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नासा द्वार को दूषित करते हैं। एक कंटिन्यूअस लिक्विड निकलता रहता है, ठीक है, लिक्विड यानी द्रव की प्रवृत्ति होती रहती है। इसे ही हम प्रतिश्याय, कॉमन कोल्ड, नज़ला कहते हैं। समझ आ गया? इजी था एकदम। अब हम बात करते हैं हेतु की, निदान की। प्रतिश्याय के मूल कारणों को संक्षेप में अधोलिखित श्रेणी में विभक्त किया गया है। आहारज हेतु क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमने नासागत रोग में सबका सामान्य निदान पढ़ा था, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है ही। बाकी प्रतिश्याय के लिए वो क्या नई बात कह रहे हैं वो हम देखते हैं, या फिर नई बात कह भी रहे हैं या फिर नहीं कह रहे। मुझे तो इतना पता है कि आप अगर वो वाली सारी बातें भी लिख के आओगे तो कोई नहीं काटेगा कि वो गलत है, बिकॉज वो सामान्य निदान है और वो सबके लिए वैलिड है, ऑल नासागत रोग। तो अत्यंत शीतल जल का पान हमने पढ़ा था, गुरु अभिसंधि आहार ये सब हमने पढ़ा था। अति अम्ल मधुर रस का निरंतर सेवन करना। विहार की बात करें तो शीत वायु, अत्यधिक मैथुन, रात्रि जागरण, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। दिवा स्वप्न, शिरोभाग को शीतल जल से आकस्मिक धोना, अति अम्बुशयन, ठीक है, ज़्यादा पानी में नहाना। तो ये सारे इसके हेतु हैं। ऐसे ही हेतु हमने नासागत के सामान्य निदान में पढ़ा था। आगंतुक भी हमने पढ़ा था कि धूल से, धूम से, वाष्प से या फिर केमिकल गैसेस से, ऋतु विपर्य से, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। अगर आप वो वाली वीडियो देखे बिना ही देख रहे हो तो मैं आपसे कहती हूँ कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको उससे रिलेट करके बताऊँगी। और वैसे भी वो उसका बेस है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि नासा होती क्या है, नासागत रोग कितने होते हैं, राइट। आचार्य चरक ने 31 बताए हैं, तो वो आप ज़रूर देख के फिर यहाँ पर आइएगा। वेग धारण भी हमने पढ़ा था कि मूत्र, पुरीश और बाकी इतना नहीं, हाँ, बाकी इस चीज़ को याद रख सकते हो। ये MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा चांसेस इसके नहीं है कि मूत्र, पुरीश और बाकी उल्टी का और आंसू का वेग रोकने से आपको क्या हो जाएगा, नज़ला, पीनस यानी प्रतिश्याय हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी संप्राप्ति की। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो हम ये पढ़ते हैं इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कोई नई बात है, जो नई बात पता चल रही नहीं। वो बाकी कॉमन सेंस जितना हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट है। कॉमन सेंस की ही सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ हमें याद करनी है वो चिकित्सा हम देख लेंगे कि कैसी चिकित्सा किसकी कर रहे हैं। वो भी वैसे तो कॉमन सेंस की ही बात है, क्योंकि लक्षण तो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से बना कर लिखते आ रहे हैं, तो लक्षण तो हम लिख देते हैं। चिकित्सा अब हमारे लिए थोड़ा नया है, तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। संप्राप्ति, तो संप्राप्ति में सबसे पहले जो निदान सेवन है कि आहार विहार जिससे भी दोषों का प्रकोप हुआ है, उसके बाद दोषों का संचय होता है और फिर उनका प्रकोप होता है, यानी व्यान और प्राणवायु कफ के साथ
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वात प्लस कफ की वजह से नासागत रोग होते हैं, उनके साथ समूषित होकर ऊर्ध्व दिशा की ओर गति करते हैं। ठीक है, स्थान संश्रय कहाँ पर होता है उसका? शिरोभाग शिर कपाल में जाकर नासागत शिराओं में, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि नासा में जाकर उसका स्थान संश्रय हो रहा है। स्रोतो दृष्टि में विमार्ग गमन हो रहा है क्योंकि वो शिर से नासा के नासा स्रोतस में आ रहा है। व्याधि अभिनिव इससे व्याधि प्रतिशय उत्पन्न होता है। तो आप इसे एरो बना बनाकर लिख सकते हो जैसे रोग निदान में लिखते आए हैं। तो ये वाली कोई नई बात तो थी नहीं जो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँ, राइट। इजी था कि दोष प्रकोपित हो गए, जिससे अब उसमें स्थान संशय हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि श्रोत दृष्टि कौन सी हो रही है? मार्ग गमन हो गया। और फिर आपका जो बार बार अति प्रवृत्ति यानी बार बार आपका जो द्रव निकल रहा है, ठीक है, दैट इज प्रतिशय। पूर्व रूप की बात करते हैं तो इसमें छवितु यानी बार बार छींके आना, शिरो गौरव शिर में भारीपन लगना। आपको जब आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जब आपको नज़ला होने वाला होता है तो क्या क्या वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आप फील करते हो या आपकी बॉडी में होते हैं, तो बार बार आपको छी छी करते रहते हो आप। शिरो गौरव सिर में जो भारीपन होता है ना, एक्चुअली उससे पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है। अब घ्राण उपरोध उपरोध यानी नासा मार्ग का बंद होना, परिधूपन नासा एवं मुख से धुआं निकलने जैसा आभास होना। ठीक है, ये थे इसके पूर्व रूप। अब हम बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण हम इसके 5 भेद होते हैं, भेद के अनुसार ही लक्षण पढ़ेंगे। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ठीक है, सन्निपातज ऊपर दे दे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लड़ाई नहीं करेंगे कि सन्निपातज ऊपर क्यों लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, वातज, लेकिन मैं जो याद करती हूँ मैं पर्सनली अपना सीक्वेंस बताती हूँ ना, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज, इसी तरह से मैं याद करती हूँ। जैसे कि मैंने कांकायन वटी में बुलिन के लिए बताया था कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज, मैडम जी DMU, राइट, वो सेकेंड ईयर का कंटेंट है, रस शास्त्र में हमने बताया था। तो मैं ऐसे ही याद करती हूँ कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। तो वातज में हम देखते हैं कि जो वात दोष वाले लक्षण मोस्टली इसमें मिलेंगे, तो पतला स्राव होगा, कंठ और तंग में शोष होगा यानी रुक्षता होगी, सुई चुभने जैसी वेदना होगी। आपको पता ही है शरीर में वेदना तो वात की वजह से होती है, स्वर भेद हो जाएगा, तथा अत्यधिक छींके आना। ठीक है, छींके बहुत ज़्यादा आएंगी। पित्त में क्या होगा? नासा से पीत यानी पीले कलर का और उष्ण स्राव होगा, मुख का पाक होगा। आपने देखा होगा कि जब कुछ लोगों को ज्वर आता है, नज़ला होता है एक्चुअली, तो उनके मुख का पाक होने लगता है। ठीक है, तो वो पित्तज प्रतिशय है, ज्वर, पिपासा और नासा एवं चक्षु में दाग जलन होना। ठीक है, कफज प्रतिशय की बात करें तो श्वेत, गाढ़ा एवं पिच्छल स्राव निकलता है नासा से, शिर एवं मुख पर अत्यधिक भारीपन। ठीक है, कफ के ही तो लक्षण यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भारीपन होगा, श्वेत कलर का स्राव होगा, कंडू होगी और शून्यता का आवाज यानी नमनेस होगा। सन्निपातज में सारे मिक्स सबकी खिचड़ी बना देंगे। रक्तज की बात करें तो नासा से रक्त मिश्रित स्राव, ताम्र आक्ष इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं ताम्र के समान, उरोघात, छाती में जकड़न तथा मुख दुर्गंध होता है, क्योंकि आपको पता है रक्तज में तो दुर्गंध आपको मिलती ही है मोस्टली। तो ये था। अब हम बात करते हैं अवस्था के अनुसार आम और पक्व प्रतिशय होते हैं। तो आम प्रतिशय क्या है? एक्यूट है, पक्व का मतलब क्रॉनिक है। पक्व को जीन कहते हैं, आम को अपक्व कहते हैं। तो इसका स्राव पतला होता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, सिरशूल होता है, स्वर में भारीपन, अरुचि, ये सब होता है। इस अवस्था में स्तंभक चिकित्सा वर्जित है। एक्चुअली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने तब ये 3rd ईयर का मुझे नहीं पता था, शायद तब मैं 1st ईयर में थी, तो मुझे नज़ला हुआ। तो मैंने बोला कि पापा मुझे नज़ला हो गया, दवाई ले आओ। तो फिर पापा ने मना किया कि नज़ले की दवाई नहीं होती, नज़ले में दवाई नहीं लेते, कि ये नज़ला है, ये चलने दो, इसे रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे इतना नहीं पता था कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट।
ठीक है, अब ऐसा चलता रहा। जब ये वाली चीज़ पढ़ी तो अब समझ आया, यहाँ पर आयुर्वेद में मना किया गया है कि पहले आम और पक्व दो तरह के प्रतिशय होते हैं, तो आम वाले में चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जब आपका बिल्कुल पानी की तरह नाक बहती है ना, उसमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब वो गाढ़ा हो जाए, ठीक है, पीत वर्ण का हो जाए, तब हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो आम समझ आ गया था। पक्व की बात करते हैं तो गाढ़ा इसमें जब हो जाता है, पीत या श्वेत वर्ण का आपका हो जाता है, स्थिर और गुरु हो जाता है, दोषों का वेग शांत होने लगता है और शरीर में लघुता ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपको नज़ला 3 दिन रहेगा और धीरे धीरे फिर आपके लक्षण जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उससे लड़ती है और वो सारे लक्षण शांत हो जाते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य के प्रति महत्व क्या है प्रतिशय को लेकर? प्रतिशय को केवल एक सामान्य नासारोग ना मानकर संपूर्ण ऊर्ध्वजत्रुगत अंगों का मूल नाशक माना गया है। ये सिर्फ एक नासारोग नहीं है, बल्कि पूरा ऊर्ध्वजत्रुगत का अंगों का नाश कर देता है। जैसे कहा गया है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, यदि प्रतिशय की उपेक्षा की जाए तो दोष उत्तर ज्ञान इंद्रिय। अगर आप मान लीजिए कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आपका प्रतिशय दिन ब दिन आपके जो लक्षण है वो वर्स्ट होते जा रहे हैं और आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो इससे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपके इंद्रियों का नाश हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा कहा गया है, जब हमने चरक में पढ़ते हैं हम, आई थिंक चैप्टर नंबर 15 है या फिर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, 15-16 है, जिसमें हम शिर की परिभाषा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं शीर्षो उत्तम अंगत्वम, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि शिर में सारे प्राण आश्रित हैं और सारी इंद्रियां आश्रित है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपके प्रतिशय या नासागत रोग की आप चिकित्सा नहीं करते हो, तो वो ऊर्ध्वजत्रुगत को जो इंद्रियां हैं उन्हें नाश करने लगते हैं। जैसे आँखों में अंधापन आ जाएगा, आपको बहरापन कानों की वजह से हो जाएगा, ठीक, मुख के रोग हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है आपकी इंद्रियां खराब होने लगेंगी और उसके बाद भी अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते हो तो कास, श्वास, राजयक्ष्मा जैसे रोग हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसका क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि नासा से ही लंग्स, ठीक है, मॉडर्न से समझो, नॉस्ट्रिल का रेस्पिरेटरी पासेज, फिर इधर आते हैं हम ट्रैकिया, फिर आते हैं लंग्स, ठीक है। तो अगर आपकी नासा ही ख़राब है तो इसके साथ साथ आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, नासागत रोग आपको हो रहा है, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उससे क्या हो जाएगा? कास, श्वास, क्योंकि प्राणवायु की ही तो दृष्टि हो रही है यहाँ पर, तो इससे आपके कास, श्वास और राजयक्ष्मा जैसे भी महारोग आपको हो सकते हैं। प्रतिशय की सम्यक चिकित्सा ना होने पर काय अग्निमंद होती है, जिससे आम का निर्माण होता है और ये दुष्प्रतिशय में परिवर्तित होकर असाध्य की ओर बढ़ता है। समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। उपद्रव, साध्य, साध्यता और चिकित्सा। तो क्या उपद्रव होते हैं? बधिरता यानी अंधापन, बहरापन, अंधापन, घ्राण नाश यानी आपको कोई गंध ही नहीं महसूस होगी, ना खुशबू ना बदबू, फिर काश, श्वास, ज्वर और स्वर्श है, ठीक है। वही सारी बातें जो हमने यहाँ पर कही थी, वही बातें यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस में लिखी हुई हैं। साध्य साध्यता की बात करते हैं तो नवीन वातज, पित्तज, कफज प्रतिशय जो कि बलवान पुरुष में उत्पन्न हुए हो वो सुख साध्य है, क्योंकि पुरुष बलवान है ना, उसके अंदर बल है, तो वो फिर सुख साध्य है। कष्ट साध्य या असाध्य किसमें है? सन्निपातिक, जो सन्निपातज वाला है, त्रिदोषज है, रक्तज है और उपद्रव युक्त है। तो दुष्प्रतिशय अत्यंत कष्ट साध्य या फिर ये कष्ट साध्य हो जाएगा या फिर असाध्य की कैटेगरी में भी हो सकता है। सामान्य एवं विशेष चिकित्सा सूत्र क्या है? चलिए देखते हैं। आम अवस्था की बात करें तो स्नेह नस से संबंध नहीं करना चाहिए, सर्वथा वर्जित है, यानी हमेशा ही वर्जित है। यहाँ केवल आप आम का मतलब है इंडाइजेशन से होता है, तो यहाँ पर पाचन, लंघन पाचन आप करा सकते हो। उष्ण जल दो, क्यों दे रहे हैं? ताकि वो उसका पाक हो जाए, वो आम से पक्व अवस्था में आ जाए। तो गर्म पानी दो, कुलत का यूज दो, अम्ल कटु रस प्रधान द्रव्य देने चाहिए ताकि वो आम से पक्व अवस्था में आ जाए। जब वो पक्व अवस्था में आ जाएगा तब उसका स्नेह नस्य, जैसे अणु तेल से, षडबिंदु तेल से और पीड़न नस्य यानी नस्य देकर आप उसकी चिकित्सा फिर कर सकते हो। आम अवस्था में आप चिकित्सा नहीं कर सकते।
दोष के अनुसार चिकित्सा आप कर सकते हो। जब आपको पता है कि वातज है तो घृतपान, स्निग्ध धूमपान कराओगे। नासा स्वेद। पित्तज रक्तज की बात करें तो तिक्त घृत का पान, ठीक है। शीतल प्रदेय मधुर द्रव्य से सिद्ध नस्य आप देंगे, कॉमन सेंस है। यानी पित्त शामक चिकित्सा करेंगे। कफज के लिए कफ शामक जिसमें तीक्ष्ण वमन, कटु द्रव्य का धूमपान तथा कवल कंडूज धारण, ये सारी चीजें हम करते हैं। अब हम बात करते हैं दुष्ट प्रतिशय की। ये क्या होता है, इसका निदान एवं संप्राप्ति देखो। जब साधारण प्रतिशय की उपेक्षा की जाती है अथवा आम अवस्था से मिथ्या आहार विहार किया जाता है, आम अवस्था आपकी चल रही है उसमें भी आप मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रहे हो, तो तब वो जीर्ण होकर दुष्ट प्रतिशय में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी संप्राप्ति क्या है कि जीर्ण दोष नासा की अस्थियां, कलाओं एवं मर्म स्थानों को संदूषित कर नासा मार्ग का शोष या पोय युक्त अतिस्राव उत्पन्न करते हैं। इसमें तीनों दोष के साथ साथ रक्त भी मुख्य दृष्टि होती है। और कृमि, कहने का मतलब ये है ये इससे भी ज़्यादा जो हमने प्रतिशय पढ़ा उसका एक क्रॉनिक रूप है, जीर्ण रूप है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आपने आम अवस्था में ही उससे पथ्य आहार विहार का सेवन ना करके, जो कि मैंने आपको बताया कि उष्ण जल का पान, कुलथ यूष और अम्ल कटु द्रव्य का सेवन आपको करना चाहिए था, आपने वो ना करके मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, तो उससे आपका प्रतिशय जीर्ण हो जाएगा, जिसका नाम है दुष्ट प्रतिशय। इसकी संप्राप्ति ये है कि जीर्ण दोष नासा में जाकर नासा मार्ग को दूषित करते हैं और उससे क्या होता है, अतिस्राव पूय युक्त, यानी अब इसमें पस आ गई है, पस युक्त अतिस्राव होता है जिसमें रक्त भी आ सकता है, ठीक है। और जहाँ रक्त है तो वहाँ कृमि इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके बाद इसके लक्षण की बात करते हैं तो नासा से श्वास, जहाँ पर फिर रक्त की बात आ गई तो दुर्गंधता की भी बात आ जाती है। तो नासा श्वास दुर्गंध, नासा मार्ग से अत्यंत दुर्गंध युक्त वायु का निकलना। नासा शोष एवं स्राव विपर्य, नासा मार्ग कभी अत्यंत शुष्क हो जाता है तो कभी अचानक गाढ़ा पीला स्राव निकलने लगता है। अरुचि एवं घ्राणनाश, भोजन में अरुचि हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी आम अवस्था से ही तो दुष्प्रतिशय की अवस्था में गई है। आम का मतलब भी अग्निमांद अरुचि से है, तो अरुचि तो होगी और गंध का भी कोई आपको फिर ज्ञान नहीं होगा। नासा कृमि, अब जब वहाँ पे रक्त भी दूषित हो गया तो वहाँ पे कृमि की उत्पत्ति भी हो जाती है। इसके बाद इसकी चिकित्सा की बात करते हैं तो संशोधन कर्म, रोगी का बल देकर सर्वप्रथम तीक्ष्ण शिरो विरेचन, यानी सबसे पहले नस्य कराओ, फिर वमन विरेचन द्वारा शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। कृमिघ्न चिकित्सा, क्योंकि कृमि भी हो गए होंगे तो विडंग अर्क, ठीक है, विडंग अर्क करंज से तेलों से नस्य, ताकि कृमि का नाश हो सके। धूमपान कराएंगे, मनशला विडंग देवदारू, ठीक है। इन सबसे अभ्यंतर औषधि क्या देंगे, चित्र खरीद की, लक्ष्मी विलास रस और त्रिभुवन कीर्ति रस, अमृत आतंक घृत का निरंतर प्रयोग। ये याद कर लेना, त्रिभुवन कीर्ति रस, चित्र खरीद के और लक्ष्मी विलास रस देते हैं, ठीक है, इजी है। अब हम बात करते हैं पूए रक्त की, जिसमें पूए का मतलब होता है पस। तो इसका निदान क्या क्या है वो देखेंगे। शिरोभाग पर आघात होने से, तीव्र प्रतिशय का उपद्रव होने से, जो कि प्रतिशय का उपद्रव होने से हो जाता है, अथवा पित्त एवं रक्त दोष का अत्यधिक प्रकोप होने से नासा की सिराओं में समूर्छना होती है। दोष का नासा अभ्यंतर में पाक होना, सबसे पहले उसका क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा, जिससे सिराएं फट जाती हैं और पस मिश्रित रक्त, ठीक है, रक्त और पस दोनों मिक्स हो जाते हैं और उसका स्राव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पूरे रक्त, यानी रक्त भी होगा और पस भी होगा। तो समझ आ गया निदान क्या है। सिर में अभिघात होने से और प्रतिशय के उपद्रव से, पित्त एवं रक्त दोष का अत्यधिक प्रकोप होने से जो नासा में सिराएं हैं उसमें क्या होने लगता है, पाक होने लगता है, जिससे वो फट जाती हैं और जिसकी वजह से पस मिश्रित रक्त वहां से निकलने लगता है। अब इसके लक्षण क्या है, नासा मार्ग से निरंतर दुर्गंध युक्त क्यों होगा, क्योंकि रक्त है तो वैसे भी दुर्गंध युक्त होगा, गाढ़ा पीला या फिर लाल होगा। और पीला क्यों होगा, पस की वजह से, और लाल हो जाएगा रक्त की वजह से। रक्त और पुए का मिश्रण निकलता है। सिर में भारीपन होगा, भ्रम, नासा के भीतर तीव्र दाह एवं कर्तनवत यानी काटने जैसी वेदना होगी।
अब इसकी चिकित्सा क्या है, क्योंकि हमने देखा रक्त है और पस है, तो रक्त पित्त शामक चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि पाक कौन करता है, पित्त करता है। तो रक्त पित्त शामक चिकित्सा, और रक्त के साथ तो पित्त रहता ही है। चूंकि इसमें पित्त और रक्त की प्रधानता है, अतः वासा, यष्टि मधु, चंदन, लौध्र से सिद्ध कषाय का प्रयोग करना चाहिए। प्रक्षालम एवं नस्य, पंचवल्कल कषाय अथवा नीम पटोल क्वाथ से नासा मार्ग का धावन यानी धोना चाहिए। सॉरी। इसके उपरांत शतधौत या दुग्ध सिद्ध नस्य देना चाहिए, यानी शीत उपचार करना चाहिए। इसके बाद आभ्यंतर योग कौन कौन से देने चाहिए, गंधक रसायन, केशोर गुलगुल तथा तिक्त घृत, जैसे महातिक्त घृत का सेवन हितकर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नासा पाक की। इसका निदान, संप्राप्ति और लक्षण क्या है। नासा पाक से ही समझ आ रहा है कि वो क्या है, पक रहा है। तो पित्त दोष के, और पाक किसकी वजह से होता है, पित्त दोष की वजह से। तो पित्त दोष के अति प्रकोप के कारण जब नासा की त्वचा और मांस धातु का पाक होता है तो उसे नासा पाक कहा जाता है। जिसका लक्षण क्या है, नासा के भीतर और बाहर छोटी छोटी फुंसियां निकलने लगती हैं, जिसमें तीव्र दाह जलन होती है, सूजन होती है, नासा का लाल होना तथा छूने पर वेदना, असहनीय वेदना यानी अनबियरेबल पेन होता है। इसमें अल्प मात्रा में क्लेद भी निकलता है, क्योंकि जब वो दाह होता है, पाक उसका होता है, तो क्लेद तो निकलेगा ही थोड़ा बहुत। चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया पित्त दोष का ही प्रकोप हो रहा है, तो इसमें भी शीत चिकित्सा, शीत उपचार करेंगे। तो शीतल प्रदे यानी लेप, चंदन, उशीर, यष्टि मधु का बाह्य लेप करेंगे। परिषेक यानी कि छिड़काव करेंगे, दुग्ध या यष्टि मधु के क्वाथ का नासा मार्ग का धीमा परिषेक करेंगे। तेल और घृत का प्रयोग करेंगे नासा पाक में, शतधौत या फिर जाति आदि तेल। जाति आदि तेल किसके लिए कहा गया है, व्रण के लिए यानी वुंड्स के लिए। पूर्ण लेपन अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। विरेचन, पित्त का निर्हरण हेतु विरेचन, क्योंकि पित्त शामक चिकित्सा है। अब हम बात करते हैं नासा शोष, नासा शोफ या शोष की, जिसका निदान, संप्राप्ति और लक्षण देखते हैं। तो शोष का मतलब क्या होता है, शुष्क, क्षय, सूख जाना। तो वात और कफ दोष के शुष्क होने पर, वात और कफ दोष क्या हो गया, शुष्क हो गया। विशेषकर जब वृक्ष हेतु के सेवन से वात अत्यधिक कुपित होकर नासा की श्लेष्म धरा कला के स्नेहांश को सुखा देता है, तब नासा शोष यानी नेजल ड्राइनेस, एट्रोफिक राइनाइटिस व्याधि उत्पन्न होती है। यानी नाम से पता चल रहा है, शोफ यानी शोष। तो शोष का मतलब है सुखा देना। तो सुखाता कौन है, वात में ही तो होता है वृक्ष। तो वात और कफ दोष के शुष्क होने पर, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ जाओ। तो जब हम वृक्ष हेतु का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा श्लेष्म है, नेजल म्यूकोसा है, वो उसका जो स्नेहांश है वो सूख जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, नासा शोष कहा जाता है। लक्षण, घ्राण मार्ग में अत्यधिक सूक्ष्मता, श्वास लेने में कठिनाई होती है, नासा के भीतर पपड़ी जमने लगती है, और घ्राण शक्ति का मंद होना। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, नासा शोष मतलब वात शामक एवं वात शाम, क्योंकि वात की वजह से ही तो हो रहा है, तो इससे और ग्रहण चिकित्सा हम करेंगे। अब क्या करेंगे, स्नेह नस्य जैसे अणु तेल, नारायण तेल और घृत दिन में 2 से 3 बार उसे डालें नाक में। धूमपान करें लेकिन स्निग्ध द्रव्य से, जैसे घृत, वसा, मज्जा से। अगर आप रोज से कर दोगे तो आपका काम ही उल्टा हो जाएगा। आहार की बात करें तो घी, दूध, मांस रस यानी स्निग्ध जो कफ को बढ़ाए, ठीक है, और वात का शमन करे। स्निग्ध पदार्थों की प्रचुरता होनी चाहिए। वात शामक क्या होता है, दशमूल क्वाथ, ये याद कर लेना कि दशमूल क्वाथ क्या होता है, वात शामक है, का सेवन भी परम हितकर है। ठीक है, इतना ही था आज का। ये पूरा चैप्टर प्रतिशय वाला कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ NCISM। इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।